हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑटो एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले आरपीएफ कांस्टेबल नई भर्ती 2024 के लिए प्रैक्टिस सेट 12 को कंप्लीट करने वाले हैं। इस हम प्रैक्टिस सेट में प्रीवियस ईयर्स पर आधारित क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले हैं। तो यह आज की सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाली है आप सभी के लिए। जितने भी स्टूडेंट आरपीएफ कांस्टेबल या आरपीएफ एसआई की तैयारी कर रहे हैं वह सभी स्टूडेंट अपने सोनम मैम के साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। आज की इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिएगा, ऑटो एग्जाम्स को और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको ऑटो एग्जाम टेलीग्राम चैनल पर फ्री मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से किस हिमालयी पर्वत में बनिहाल दर्रा स्थित है। तो बनिहाल दर्रा किस पर्वतमाला में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा यह आपके पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में स्थित हो जाता है आपका बनिहाल दर्रा। ठीक है, वहीं अगर बात करें तो यह आपका जो बनिहाल दर्रा है यह कहाँ पे पड़ता है? तो बनिहाल दर्रा आपके जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। जो यह आपका पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है ना, यह आपके हिमाचल प्रदेश से लेकर जम्मू कश्मीर तक फैली हुई है और बनिहाल दर्रा आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह किसको जोड़ता है? तो आपको बता दें, जो बनिहाल दर्रा है यह जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन सभी को आपको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, कावेरी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा कावेरी नदी का जो उद्गम स्थल है यह ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है। यह जो ब्रह्मगिरी पहाड़ी है यह पश्चिम घाट की पर्वत श्रेणी हो जाती है। पश्चिम घाट के पर्वत ब्रह्मगिरी से आपकी कावेरी नदी का उद्गम होता है। वहीं अगर बात करें कि कावेरी नदी पर बना जो आपका बांध है वो कौन सा हो जाता है, तो कावेरी नदी जो है यह आपके तमिलनाडु में, कावेरी नदी पे तमिलनाडु में आपके मेट्टूर बांध स्थित है। ठीक है, वहीं अगर बात करें कि जो यह आपका कावेरी नदी है इसकी सहायक नदी कौन सी हो जाती है, तो इसकी सहायक नदी हो जाती है आपकी हेमवती और आपकी लक्ष्मण तीर्थ, या इसकी सहायक नदियां हो जाती हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, किस अम्ल के कारण शुक्र के वातावरण में घने सफेद और पीले बादल होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यह सल्फ्यूरिक एसिड होता है। सल्फ्यूरिक एसिड के कारण जो आपका शुक्र का वातावरण होता है वह कुछ आपका सफ़ेद पीले बादल दिखाई देते हैं। ठीक है, तो याद करिएगा, अगर बात करें सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला क्या होता है तो H2SO4 होता है, इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, वहीं अगर बात करें शुक्र को क्या कहा जाता है, शुक्र को भोर का तारा भी कहा जाता है, वहीं पृथ्वी का जुड़ा हुआ वहन भी बोला जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, पानी से कितने तरफ से घिरा हुआ भूमि का एक टुकड़ा प्रायद्वीप कहलाता है? तो याद रखिएगा, पानी की 3 तरफ से, ठीक है, पानी की 3 तरफ से घिरा हुआ जो आपका एक टुकड़ा होता है उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। तो 3 तरफ आपका राइट आंसर हो जाएगा। 3 तरफ, पानी के 3 तरफ से घिरा हुआ जो आपका स्थान होता है उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। तो यह आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ अम्ल नहीं होगा, राज्य होगा। ठीक है, याद रखिए, बाई मिस्टेक हो गया, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बिहार में सबसे अधिक घनी आबादी वाला राज्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार सबसे घनी आबादी वाला राज्य हो जाता है 2011 की जनगणना के अनुसार। वहीं अगर बात करें कि यह जो आपका सबसे कम, यहाँ पे अगर बात करें सबसे ज़्यादा तो बिहार हो गया आपका घनी आबादी वाला राज्य, और सबसे कम घनी आबादी वाला राज्य हो जाता है आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, वहीं सबसे घनी आबादी वाला शहर की बात करें तो शहर में हो जाता है आपका मुंबई की जो आपकी मुंबई है महाराष्ट्र की राजधानी, वह सबसे घनी आबादी वाला शहर हो जाता है। और सबसे घनी आबादी वाली यूटी की बात करी जाए तो यह दिल्ली हो जाता है। दिल्ली सबसे घनी आबादी वाला एक केंद्र शासित प्रदेश हो जाता है। और सबसे कम केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाता है घनी आबादी में? तो आपका अंडमान निकोबार में सबसे कम आपकी घनी आबादी देखने को मिलता है। ये सारे जो पॉइंट हम आपको बता रहे हैं एक्स्ट्रा, इन्हें आप लोग याद करते हुए चलेगा, साथ में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आपके एक क्वेश्चन के साथ साथ कई क्वेश्चन हम यहाँ पे कराते चलते हैं आपके पॉइंट के माध्यम से। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर 13 से 15 जनवरी तक गंगा सागर मेला कहाँ लगता है? तो याद रखिएगा, गंगा सागर मेला की बात करें तो यह आपके पश्चिम बंगाल में लगता है। पश्चिम बंगाल में लगता है गंगा सागर मेला। ठीक है, याद रखिएगा, गंगा सागर मेला आपके पश्चिम बंगाल में आयोजित किया जाता है। यह 13 से 15 जनवरी के बीच आपका लगता है। यह मकर संक्रांति के अवसर पर आयोजित किया जाता है। बात करेंगे गंगा सागर मेला की तो यह आपका
हिंदुओं का दूसरा सबसे बड़ा मेला हो जाता है। ठीक है, इससे पहले कौन होता था? तो पहले स्थान पे हो जाता है आपके कुंभ मेला। कुंभ मेला यह आपका जो कुंभ मेला है ना, यह आपका हिंदुओं का पहला मेला हो जाता है, सबसे बड़ा मेला। और दूसरा सबसे बड़ा मेला आपका यह गंगा सागर मेला हो जाता है। यह दोनों बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, किस वर्ष सरोजिनी नायडू द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी? तो सरोजिनी नायडू ने किसकी अध्यक्षता की थी, कब की थी? तो याद रखिएगा, सरोजिनी नायडू की बात की जाए, इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता कब की थी, यह आपने बताना है। तो सरोजिनी नायडू को, जिन्हें हम नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, सरोजिनी नायडू की बात की जाए तो इन्होंने कांग्रेस की जो अध्यक्षता थी वो 1925 में की थी, कानपुर अधिवेशन। यह भी आपको याद रखेगा, यह आपकी पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इससे पहले सरोजिनी नायडू ने की थी, पर वह भारतीय नहीं थी। सरोजिनी नायडू ने जो आपकी एनी बेसेंट थी, ठीक है, एनी बेसेंट ने 1917 में की थी, जबकि वो भारतीय नहीं थी। और सरोजिनी नायडू भारतीय थी, उन्होंने 1925 में की थी। आपसे अगर पूछे कि पहली भारतीय महिला जिन्होंने कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो आप कहेंगे एनी बेसेंट। और जब आपकी कहेंगे कि पहली भारतीय महिला कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली, तब आप सरोजिनी नायडू बताएंगे। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, कवच प्रौद्योगिकी डैश से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा यह रेलवे से संबंधित है। कवच प्रौद्योगिकी डैश यानी रेलवे से संबंधित हो जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, मिलन नौसैनिक अभ्यास का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा यह आपके विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया था। यह 12वां संस्करण था, यह आपने याद रखना है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का कितना प्रतिशत होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यह आपका कितना हो जाता है टोटल? तो आपका 59% आपका हो जाता है पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह का, कुल उसकी सतह का कितना प्रतिशत होता है? तो 59% ही हम पृथ्वी से देख पाते हैं चंद्रमा को। ठीक है, अगर बात करें कि पृथ्वी के अध्ययन क्या कहते हैं, पृथ्वी के अध्ययन को आपका जियोग्राफी कहा जाता है। वहीं चंद्रमा के अध्ययन को बात करें तो चंद्रमा के अध्ययन को सेलेनोलॉजी के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है? तो सेलेनोलॉजी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद गुजरात को। वहीं उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को भी कहा जाता है। यह भी बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखेंगे अगला है आपका दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर आपके कोयम्बटूर को कहा जाता है, तमिलनाडु के। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका है कि भाखड़ा नागर किस राज्य का प्रसिद्ध, यहाँ पर नागर हम बता रहे हैं, ठीक है, भांगड़ा, ठीक है, भांगड़ा। तो भांगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो भांगड़ा की बात की जाए तो भांगड़ा आपके पंजाब का प्रसिद्ध लोक नृत्य हो जाता है। और आपके पंजाब में ही आपके लोहड़ी पर्व को आयोजित किया जाता है। लोहड़ी कब मनाया जाता है? याद रखिएगा, लोहड़ी आपके 14 जनवरी को मनाया जाता है। 13 जनवरी 14 जनवरी के आसपास आपका पंजाब में आयोजित किया जाता है। वहीं अगर बात करें कि जो आपका पंजाब है, यहाँ पे होली का जो पर्व है उसे किस रूप में मनाते हैं? तो होली को हम होला मोहल्ला के नाम से जानते हैं। यह आपके होला मोहल्ला आपके पंजाब में होली को कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बैबेज कंप्यूटर के जनक हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर। वहीं अगर बात की मदर ऑफ कंप्यूटर कौन है? तो लेडी डाडा लेवलेस। ठीक है, लेडी डाडा लेवलेस जो है दोस्तों, यह आपकी मदर ऑफ कंप्यूटर हो जाती हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार आपके साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा, इसकी जो आपकी स्थापना की थी वह शांति साहू जैन ने की थी। शांति साहू जैन ने की थी आपके ज्ञानपीठ पुरस्कार या जो आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार है इसकी स्थापना। और यह कब किया गया था? इसकी स्थापना 1961 में इसकी स्थापना की गई थी। वहीं अगर बात करें कि इसमें कुल कितनी धनराशि दी जाती है, तो 11 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है आपके ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेताओं को। यह दिया जाता है और यह 22 भाषा की, जो आपकी 8वीं अनुसूची है, 8वीं अनुसूची की 22 भाषा और प्लस आपकी अंग्रेजी को भी यह शामिल किया गया है। तो टोटल आपकी 23 भाषाओं में यह ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। जो कि अगर बात करें पहले विजेता कौन थे इसके, तो पहले जो आपके पुरुष विजेता थे वह थे आपके जी शंकर कुरुप, जो कि मलयालम आपके लेखक थे। वहीं अगर बात करें कि प्रथम महिला जो इसकी विजेता थी वह थी आशापूर्णा देवी, जो कि आपकी बंगाली लेखक थी। ठीक है, याद रखिएगा, ये सभी बातें आपके
ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित हो जाती हैं, तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जितना भी हम यहाँ पे एक्स्ट्रा टॉपिक बता रहे हैं आपको, वह सभी आप लोग कहीं ना कहीं नोट डाउन करते हुए चलेगा या फिर आपको हमारे साथ ही रिवीजन करते हुए चलिएगा। और आप सब वीडियो के लास्ट तक बनी रहिएगा। आज के सेशन से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करने वाले हैं या मिलने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रहे हैं, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करेगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि किस देश को 1000 झीलों की भूमि के रूप में जाना जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा फिनलैंड। फिनलैंड को हम झीलों की भूमि भी कहते हैं। फिनलैंड की राजधानी आपकी हेलसिंकी हो जाती है, यहाँ की मुद्रा यूरो हो जाती है। और फिनलैंड 31वां आपका नाटो का सदस्य देश बना है, यानी नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। और वहीं 32वां भी बन चुका है। तो 32वां की बात करें तो यह आपका स्वीडन बना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है स्वास्थ्य प्रतिरक्षा प्रणाली कम प्रकाश में देखने की क्षमता और स्वास्थ्य त्वचा के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका विटामिन सी द राइट आंसर। वहीं विटामिन ए का रासायनिक नाम आपका रेटिनॉल हो जाता है। विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन हो जाता है। विटामिन के का आपका जो विटामिन नेम होता है वो कौन सा होता है, तो राइबो जो आपका विटामिन के का रासायनिक नाम होता है वह हो जाता है आपका फाइलोक्विनोन, ठीक है। फाइलोक्विनोन विटामिन के का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से किसका उपयोग सर्च लाइटों में परावर्तन जो आपका परावर्तक के रूप में किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपके अवतल दर्पण का निर्माण किया। आपका जो अवतल दर्पण है यह आपके सर्च लाइटों में परावर्तक के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। भीमबेटका जो आपका पूरा पाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है, तो यह जो भीमबेटका का गुफा है यह आपके मध्य प्रदेश में स्थित है और इसे 2003 में यूनेस्को की साइट में भी जोड़ा गया था। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है धौलावीरा किस राज्य में स्थित है, डैश राज्य में, तो राइट आंसर धौलावीरा आपके गुजरात राज्य में स्थित है। यह आपके लूनी नदी के किनारे बसा हुआ है। धौलावीरा की खोज किसने की थी, जगपति जोशी ने की थी। कब की थी, तो 1968 में इसकी खोज की थी जगपति जोशी ने। और जो यह आपका धौलावीरा है यह आपके भारत का 44वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी बन चुका है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने भारत में सती प्रथा को बंद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय ने 1829 में सती प्रथा को अंत किया था, याद रखिएगा। वहीं राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि जो दिए थे वो कौन दिए थे, तो मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि प्रदान की थी, ठीक है। राजा राम मोहन राय को ही ब्रह्म समाज का संस्थापक माना जाता है या ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। और अगर बात करें राजा राम मोहन राय के बारे में, इन्हें पूर्व जागरण का पिता कहा जाता है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए आगे देखेंगे। अगर आपका क्वेश्चन है कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी। टोटल आपकी 4 बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी। वही बात करेंगे कि जो अजातशत्रु ने की थी इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। और यह आपके कहाँ पे आयोजित की गई थी, तो राजगिरी बिहार में इसको आयोजित किया गया था, ठीक है, राजगिरी में। और अगर बात करें अजातशत्रु किसका पुत्र है, तो यह आपके बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत का सबसे बड़ा नदी सेतु कौन सा है, तो पटना नदी सेतु आपका सबसे बड़ा नदी सेतु है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है मानचित्र कला के अध्ययन को कहते हैं, तो मानचित्र के कला के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा कार्टोग्राफी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है हीराकुंड बांध किस नदी पे बना हुआ, तो यह आपके महानदी पे बना हुआ है। कहाँ बना है, तो यह उड़ीसा में बना हुआ है आपके महानदी बांध, ठीक है, हीराकुंड बांध महानदी पे। नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत के साथ सबसे छोटा सीमा रखने वाला देश बनता है, तो दोस्तों भारत के साथ सबसे छोटा जो सीमा रखने वाला देश है वह कौन सा हो जाता है, तो अफगानिस्तान ही हो जाता है। 106 किलोमीटर सीमा लगता है लद्दाख के साथ इसका, अफगानिस्तान का। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है, तो सरदार सरोवर बांध जो है यह आपके नर्मदा नदी पर स्थित है, ठीक है। चलिए वहीं अगर बात करें हम नर्मदा नदी के बारे में, तो नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पठारी से निकलती है। और अपना मुहाना कहाँ बनाती है, तो यह आपके अपना जो मुहाना बनाती है नर्मदा नदी वह बनाती है आपके खंबात की खाड़ी में। नेक्स्ट देखेंगे।
अगले क्वेश्चन तरफ, नरौरा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित हो जाती है आपके कहाँ पे? तो यह आपके उत्तर प्रदेश में स्थित हो जाती है नरौरा। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में नरौरा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किसे पर्ल सिटी के नाम से जाना जाता है? तो हैदराबाद को पर्ल सिटी के नाम से जाना जाता है। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है और हैदराबाद आपकी मूसी नदी किनारे स्थित है। ठीक है, इसे हम पर्ल सिटी के नाम से जानते हैं। और हैदराबाद की जो बहन है वह उसे हम किस शहर को जानते हैं? तो हैदराबाद की जो आपकी सिस्टर है उसे हम सिकंदराबाद को कहते हैं। तो हैदराबाद और सिकंदराबाद ये दोनों आपकी जुड़वा बहन कहलाती हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यह आपके राज्यपाल की पूर्व अनुमति से आपके राज्य विधानसभा में धन विधेयक प्रस्तुत की जा सकता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद इंडिया को भारत के रूप में वर्णित करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इंडिया को भारत के रूप में वर्णित करने वाला जो कौन सा अनुच्छेद हो जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 अनुच्छेद 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि जो भारत है यह आपके राज्यों का एक संघ है। तो इंडिया को भारत के रूप में किस आर्टिकल में आपके वर्णित किया गया? अनुच्छेद 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है 1975 में भारत में आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा फखरुद्दीन अली अहमद। उस समय भारत के राष्ट्रपति से जब आपके राष्ट्रपातकाल आपके लगा था आपके 1975 में। और 1975 में पीएम कौन थी? तो याद रखिएगा उस समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि 1529 में घाघरा की लड़ाई में बाबर और डैश के बीच हुई थी। तो याद रखिएगा जो घाघरा की लड़ाई थी वह 1529 में बाबर और महमूद लोदी के बीच हुई थी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह सेबी के जो मुख्यालय है वह आपकी मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। सेबी की बात करें, सेबी के वर्तमान में हेड है माधवीपुरी बुच। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि किस राज्य को भारतवर्ष का चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यह आपके चीनी उत्पादन में टॉप पे आ गया, दूध उत्पादन में भी टॉप पे आ गया और गेहूँ उत्पादन पे भी आपका टॉप देश है। तो इन सभी उत्पादन में उत्तर प्रदेश टॉप पे याद रखेगा प्रथम राज्य हो जाता है। तो ऑप्शन आपका उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत में सिक्कों की ढलाई का काम कौन करता है? तो आरबीआई करता है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा यह आपके रूस के संविधान से ली गई है। और पंचवर्षीय के पिता कौन कहलाते हैं? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों से लगती हैं? तो यह 3 देशों से लगती हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कौन कौन से और देश हो जाते हैं आइए बता देते हैं यहाँ पे आपको। तो यहाँ पे भूटान, नेपाल और आपके बांग्लादेश से यह आपका पश्चिम बंगाल सीमा साझा करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत में किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? तो गुजरात राज्य की सबसे लंबी तटरेखा हो जाती है। कुल टोटल आपके 9 कोस्टल स्टेट हो जाते हैं यानी तटीय राज्य हो जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है जिन्हें हम कछारी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। यह सबसे उपजाऊ मिट्टी हो जाती है। ठीक है, यह दोआब क्षेत्रों में पाई जाती है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है उकाई बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो उकाई बांध की बात की जाए यह आपके तापी नदी पर स्थित हो जाती है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका उत्तराखंड का स्थापना कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 9 नवंबर 2000 को जो उत्तर प्रदेश है उससे आपका अलग होकर क्या बना था? 9 नवंबर 2000 को यह आपका उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड बना था। 13 जिले आपके उत्तर प्रदेश से अलग हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद दाखिल किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत आपके 21A को जोड़ा गया था जो कि आपके शिक्षा का अधिकार हो जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि भारतीय संविधान किस भाग में
चुनाव पर अनुच्छेद है, तो राइट आंसर हो जाए चुनाव पे जो अनुच्छेद है वह भारतीय संविधान के किस भाग में है, तो भाग 15 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 22 मार्च को आपका विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि भारतीय खाद्य निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो भारतीय खाद्य निगम का जो मुख्यालय है यह भी आपके नई दिल्ली में स्थित हो जाता है, याद रखिएगा। वहीं अगर बात करें कि भारतीय जो आपका भारतीय खाद्य नियामक है, इसका पूरा नाम क्या होता है, इसका पूरा नाम होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि अंतर्राष्ट्रीय समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है किससे, तो राइट आंसर हो जाएगा ओजोन परत से संबंधित हो जाती है। और ओजोन दिवस कब मनाते हैं हम, 16 सितंबर को आपके ओजोन के प्रति आपके जागरूकता फैलाने के लिए ओजोन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है ढाका किस देश की राजधानी है, तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका हो जाती है, तो बांग्लादेश की राजधानी हो जाती है आपकी ढाका। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से एक इनपुट डिवाइस है, तो निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है, तो राइट आंसर हो जाएगा स्कैनर एक इनपुट डिवाइस हो जाता है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है महाबोधि मंदिर एक प्राचीन बौद्ध मंदिर है, यह भारत के किस राज्य में स्थित है, तो यह बिहार राज्य में स्थित है। ठीक है, टोटल हमने जीके जीएस के यहाँ पे आरपीएफ के लिए जीके जीएस के टोटल 50 क्वेश्चन कवर किए हैं। तो आप सबको यह वीडियो कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जो बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी वेस्ट कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।